के उत्तर की ओर यानी विषुवत रेखा के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं मिलेंगी और नीचे आप देखेंगे तो दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही चलेगा जैसा किसमें चला था, अटलांटिक महासागर की जलधाराओं में, बस इनके नामों में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे व्यापारिक पवनों के प्रभाव से और पृथ्वी के घूर्णन के कारण यहाँ पर उत्तरी प्रशांत महासागर में एक धारा का जन्म होगा जो चलेगी कहां से, पूर्व से पश्चिम की ओर। इसको आप यहाँ पर भी क्या नाम देंगे, उत्तरी विषुवतीय जलधारा। इसको क्या नाम मिलेगा, उत्तरी विषुवतीय जलधारा। ठीक है, अब ये जो उत्तरी विषुवतीय जलधारा है जब यहाँ फिलीपींस द्वीप समूह के पास पहुंचती है तो इसकी क्या हो जाते हैं, दो भाग बढ़ जाते हैं, यानी दो शाखाओं में बढ़ जाएगी। एक शाखा इसकी चली जाएगी जापान सागर की ओर और जापान सागर के अंदर प्रवेश करने वाली जो ये जलधारा है इसको किसके नाम से जाना जाएगा, सुशीमा की जलधारा। और ये सुशीमा की जलधारा कैसी जलधारा है, एक गर्म जलधारा। उत्तरी विषुवतीय जलधारा भी कैसी है आपकी, एक गर्म जलधारा है। तो उत्तरी विषुवतीय गर्म जलधारा पूर्व से पश्चिम की ओर चलेगी। उत्पत्ति का रीजन क्या है, तो उत्पत्ति का रीजन है पृथ्वी का घूर्णन और क्या, व्यापारिक पवनों का प्रभाव। तो उनके प्रभाव से ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलेगी और फिलीपींस द्वीप समूह के पास पहुंच के दो भागों में बढ़ जाती है। दो भागों में बढ़ के एक शाखा इसकी पहुंचती है जापान सागर में, जहां पर इसको किसके नाम से जाना जाता है, सुशीमा की जलधारा के नाम से। और एक चलती है जापान के पूर्व में और जापान के पूर्व में चलने वाली जलधारा को क्यूरोशिबो की जलधारा के नाम से जाना जाता है। क्यूरोशिबो की जलधारा, सुशीमा की जलधारा, उत्तरी विषुवतीय जलधारा, ये सब कैसी जलधाराएं हैं, ये सब गर्म जलधाराएं। ठीक है, क्यों, क्योंकि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चल रही है। इसके बाद ये जलधारा क्यूरोशिबो की जलधारा आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद उत्तर से एक जलधारा आ रही होती है जिसको हम किसकी जलधारा कहते हैं, आयोशिबो की जलधारा या क्यूराइल की जलधारा। क्या, क्यूराइल की जलधारा, क्यूराइल की जलधारा या इसी को क्या कहा जाता है, आयोशिबो की जलधारा। जब ये क्यूराइल की जलधारा या आयोशिबो की जलधारा क्यूरोशिबो की जलधारा से मिलती है तो जापान के इस पूर्वी भाग में धुंध बनाती है, कोहरा बनाती है, जो किसके लिए अच्छा क्षेत्र होता है, मछलियों के लिए या सागरी जीव जंतुओं के उत्पादक का क्षेत्र, यानी मछलियों के लिए मत्स्य संग्रहण क्षेत्र यहाँ पर बन जाता है। कहाँ पर, जापान के पूर्व में। किसके मिलने से, क्यूरोशिबो की गर्म जलधारा और क्यूराइल या आयोशिबो की ठंडी जलधारा के मिलने से। ठीक है, तो यहाँ पे जापान के पूर्व में क्या बन जाता है, धुंध बन जाता है। यहीं पर आप देखेंगे कि ये ओखोटस्क सागर है और ओखोटस्क सागर में एक धारा उत्पन्न होती है जिसको ओखोटस्क धारा के नाम से जाना जाता है। और ये ओखोटस्क जो धारा है ये कैसी जलधारा होती है, ठंडी जलधारा होती है, क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति है यानी इसका जो चलने का पैटर्न है ये उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा। अब ये जो क्यूरोशिबो की जलधारा है ये क्या बढ़ती है, आगे की ओर बढ़ती है और आगे की ओर बढ़ने पर इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है उत्तरी प्रशांत जलधारा। क्यूरोशिबो की जलधारा जब आगे बढ़ती है तो इसका नाम हो जाता है उत्तरी प्रशांत जलधारा। ये उत्तरी प्रशांत जो जलधारा है ये अलास्का के पास या अमेरिका के तट के पास जब पहुंचती है तो यहाँ से ये पुनः दो भागों में बढ़ जाती है, पुनः दो भागों में बढ़ जाती है। इसके उत्तर की ओर जाने वाली जलधारा को अलास्का की जलधारा, अलास्का की जलधारा के नाम से जाना जाता है या इसी को ब्रिटिश कोलंबिया की धारा कहा जाता है। इसी को ब्रिटिश कोलंबिया की धारा या अलास्का की जलधारा के नाम से जाना जाता है। और याद रखना कि ये जो अलास्का या ब्रिटिश कोलंबिया की जलधारा है ये कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। क्यों, क्योंकि उत्तर से, क्यों, क्योंकि दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, इसलिए ये कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। इसके जो दक्षिण की ओर प्रवेश करती है जलधारा ये कहलाती है कैलिफोर्निया की धारा। और कैलिफोर्निया की धारा एक ठंडी जलधारा है। क्यों, क्योंकि ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है या उच्च अक्षांशों का जल लेकर, ठंडा जल लेकर दक्षिण की ओर आती है। ठीक है, इसके बाद ये आकर के किसमें मिल जाती है, तो ये आपके उत्तर विषुवतीय जलधारा में मिल जाती है। इस प्रकार ये उत्तरी प्रशांत महासागर में एक क्या करती है, एक पैटर्न फॉलो करती है या एक चक्र का निर्माण करती है। ठीक है, इसी प्रकार दक्षिणी जल क्षेत्रों में यहाँ पर आप देखेंगे दक्षिणी क्षेत्र में तो यहाँ से आपकी चलने लग जाएगी दक्षिण विषुवतीय जलधारा।
दक्षिण विषुवतीय जलधारा। दक्षिणी विषुवतीय जलधारा के चलने का भी रीजन क्या है, तो इसका भी रीजन है पृथ्वी का घूर्णन और क्या, और व्यापारिक पवनों का प्रभाव। तो व्यापारिक पवनों के प्रभाव से और पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। जब ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है तो इसको इंडोनेशिया के द्वीप मिलते हैं, इनसे टकराती है, उसके बाद इसको ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट मिलता है। यहाँ से टकरा के एक धारा तो इसके अंदर प्रवेश कर जाती है हिंद महासागर की ओर, ठीक है, उसका कोई ऐसे खास वो पैटर्न मतलब रीजन नहीं है। दूसरी जलधारा यहाँ प्रवेश करती है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर जलधारा प्रवेश करती है इसको पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा के नाम से जाना जाता है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा के नाम से, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अब ये जो पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा है इसके नीचे से एक प्रवाह चल रहा होता है। मैंने आपको अटलांटिक महासागर के समय पे भी बताया था, हालांकि नीचे का दिख नहीं रहा है, एक ड्रिफ्ट चल रहा होता है, एक प्रवाह चल रहा होता है जिसको आप किसके नाम से जानते हैं, पश्चिमी प्रवाह के नाम से। यहाँ किसका प्रभाव है, तो जो पछुआ पवने हैं उनका प्रभाव है, इस कारण इनको क्या नाम दिया गया है, पश्चिमी प्रवाह नाम दिया गया है। यही पश्चिमी प्रवाह जब प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर का यही पश्चिमी प्रवाह जब प्रशांत महासागर में पहुंचता है तो इसको किसके नाम से जाना जाता है, दक्षिणी प्रशांत जलधारा। और ये जो दक्षिणी प्रशांत जलधारा है ये कैसी जलधारा होती है, ठंडी, अत्यंत ठंडी जलधारा होती है, ठीक है। अब ये जो जलधारा है जब ये दक्षिण अमेरिका में पेरू के तट पर पहुंचती है तो यहाँ से टकरा करके इसकी दिशा कैसी हो जाती है, दक्षिण से पूर्व हो जाती है। और दक्षिण से पूर्व होती हुई ये जलधारा किस नाम से जानी जाती है, पेरू की ठंडी जलधारा के नाम से। और जा करके फिर ये किस में मिल जाती है, दक्षिण विषुवतीय जलधारा में मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और याद रखना, ये जो उत्तर विषुवतीय जलधारा है जब ये फिलीपींस के तट पर पहुंचती है तो यहाँ पर इसकी दो शाखाएं बढ़ती है। एक शाखा इसकी उत्तर की ओर जाती है और एक शाखा इसकी दक्षिण की ओर आती है। तो ये जो दक्षिण की ओर आई हुई शाखा है ये जल को पुनः वापस लेके जाती है, किस उद्देश्य से, संतुलन के उद्देश्य से। तो यहाँ पर पुनः बीच में उत्तरी विषुवतीय जलधारा और दक्षिणी विषुवतीय जलधारा के बीच में क्या चलने लगती है, प्रति विषुवतीय जलधारा। प्रति विषुवतीय जलधारा, प्रति विषुवतीय जलधारा यहाँ पर चलने लगती है, ठीक है। जिससे जो जल है यानी कि जो ये प्रति विषुवतीय जलधारा है ये कहां से कहां चलेगी, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, बैलेंस के दृष्टिकोण से, जल में संतुलन के दृष्टिकोण से, ठीक है। और ये कौन सी धारा का ही भाग होता है, तो उत्तर विषुवतीय जलधारा का ही ये भाग होता है, ठीक है। बात समझ में आई, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ क्विकली, ठीक है। देखो, जैसे आपने अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को समझा था वैसे ही आपको किसको समझना है, इसको समझना है, प्रशांत महासागर की जलधाराओं को। अब यहाँ पर जब आप प्रशांत महासागर की जलधाराएं देखेंगे तो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित जलधाराओं को उत्तरी प्रशांत जलधारा और दक्षिण में स्थित जलधाराओं को दक्षिणी प्रशांत जलधारा के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अब इसके उत्तर में आप देखेंगे कि ये जो जलधारा है ये कहां से कहां चल रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। कौन सी, उत्तर विषुवतीय जलधारा। कैसे चल रही, क्या रीजन है इसका, तो इसका रीजन है पृथ्वी का घूर्णन। और दूसरा क्या रीजन है इसका, दूसरा रीजन है इसकी व्यापारिक पवनें। तो व्यापारिक पवनों के प्रभाव से और पृथ्वी के घूर्णन से ये कैसी चल रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। फिलीपींस द्वीप समूह मिलेगा इसको, जब ये आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर इसकी दो शाखाएं बटेगी, एक दक्षिण की ओर जाएगी और उत्तर की ओर जाएगी। उत्तर वाली शाखाएं पुनः पुनः जापान द्वीप से टकरा करके दो भागों में बटेगी, एक जापान सागर में जाएगी जिसको सुशीमा की जलधारा, और एक पूर्व की ओर चलेगी जिसको क्यूरोशिबो की जलधारा के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अब ये क्यूरोशिबो की जलधारा आगे बढ़ेगी तो इसको उत्तर से आती हुई एक जलधारा मिलेगी जिसको क्यूराइल या आयोशिबो की जलधारा के नाम से जाना जाता है। ये जो क्यूराइल और आयोशिबो की जलधारा ये ठंडी जलधारा है और क्यूरोशिबो की जलधारा गर्म जलधारा है। ये दोनों आपस में मिलेगी जापान के पूर्व में। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र बनेगा ये क्या बनेगा, मत्स्य ग्रहण क्षेत्र, क्योंकि धुंध कोहरा हो जाएगा, ठंडा जल गर्म जल मिक्स हो जाएगा। इसके बाद ये आगे बढ़ेगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये जो
क्यूरोशिगो की जलधारा है, गर्म जलधारा, आगे बढ़ेगी, इसका नाम हो जाएगा उत्तरी प्रशांत जलधारा। ये जो उत्तरी प्रशांत जलधारा है ये अलास्का के तट के पास पहुंचेगी, अमेरिका के पास पहुंचेगी, दो भागों में बटेगी। उत्तर की ओर जाने वाली जो इसकी शाखा है इसका नाम हो जाएगा अलास्का या ब्रिटिश कोलंबिया की जलधारा, जो कि कैसी होगी, गर्म जलधारा होगी। और दक्षिण की ओर जो आएगी वो होगी कैलिफोर्निया की जलधारा, क्योंकि ठंडा जल लेकर आ रही तो ये कैसी हो जाएगी, ठंडी जलधारा। उसके बाद ये क्या होगी, आगे आएगी और किसमें मिल जाएगी, उत्तरी विषुवतीय जलधारा में मिल जाएगी। ठीक है, तो एक चक्र बन जाएगा, कहां पर, उत्तरी प्रशांत महासागर में। उसके बाद दक्षिणी प्रशांत महासागर में भी पुनः पृथ्वी के घूर्णन और व्यापारिक पवनों के प्रभाव से पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिण विषुवतीय जलधारा चलेगी। यहाँ पर आकर के ऑस्ट्रेलिया के तट से टकरा करके उसके तट का अनुसरण करेगी और क्या बन जाएगी, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। नीचे से पश्चिमी प्रवाह आ ही रहा होगा, ये जब प्रशांत महासागर में पहुंचेगा तो इसका नाम हो जाएगा दक्षिणी प्रशांत जलधारा, और पेरू के तट से टकरा करके इसकी दिशा हो जाएगी दक्षिण से उत्तर की ओर, तो किस नाम से जानी जाएगी, पेरू की ठंडी जलधारा। ये जाकर के किसमें मिल जाएगी, दक्षिण विषुवतीय जलधारा में।